बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हिरना के चैनल से 2003 का पार्ट 1 जो कि मैंने दे दिया है, जो कि बायोलॉजी का सेक्शन था, उसका पार्ट 2 2003 के पेपर का पार्ट 2 फिजिक्स का सेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 61 क्वेश्चन पर जाते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। कार स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इसका मतलब इस लाइन से हमें क्या पता लग गया? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन एट 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पर आई उसमें, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आपके पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही आप लगाओगे, ठीक है। आप इसे तब्दील कर लो, टी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और आपके पास वी आई यहाँ पे चला जाएगा और फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर में आप चेंज हो जाएगा। असल ये फॉर्मूला है, हमने इसे ड्राइव करके ये वाला बना दिया। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन रखेंगे, टाइम रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी आपकी, 4 5 20 हो जाएगा। आपके पास जो आंसर आया है फाइनल वेलोसिटी का, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, ये सवाल ना मैं 3 मरतबा सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन चले इस बार आपके लिए भी कर देती हूँ। 1 वाट आवर, अब 1 किलो आपको पता है क्या होता है? 1000। आवर को हमने सेकंड्स में चेंज करना है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस 36 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 136 या 36, और जितने जीरोज है वो नीचे लिख दो, जीरोज जितने वो नीचे लिख दो, 36 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब हमें आंसर 10 पावर में देना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 जूल आंसर। बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये भी मुश्किल होता है, तो ये आप ऐसे अगर आपको याद नहीं हो रही है वैल्यू, आप खुद भी निकाल सकते हो वहाँ पर। 1 किलो 1000, आवर को सेकंड्स में तब्दील कर दो, इजी। क्वेश्चन नंबर 63, अ फील्ड इन विच द वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम वर्क डन 0 होता है, यानी ऐसे फोर्सेस से वहाँ पर वर्क डन हो रहा होता है कि वर्क डन 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सेंट्रीपीटल फोर्स से जो कोई वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है? 0, यानी सेंट्रीपीटल फोर्स से अगर कोई वर्क डन हो रहा है तो वो 0 होगा, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल सेंट्रीपीटल फोर्स है, लेकिन अदरवाइज ऐसे पाथ के जिस पर वर्क डन आपका 0 हो तो उसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव जिस पर वर्क डन 0 ना हो। एब्सोल्यूट पी ऑफ मास m लाइंग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको आपने, ये सवाल ना आप मेरी पिछली वीडियोस देखिएगा, मैंने उसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। आप वो मेरी पीछे जो वीडियोस है फिजिक्स की, आप उनमें से देख लीजिएगा। आप, मुझे याद नहीं है कि कौन से वाले पेपर में, 2000 के पेपर में, 2001 के 2002, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपके बुक की लाइन, कि आप कहीं ये ना समझे कि मैं खुद से सॉल्व करवाती हूँ आपको, ये मैं बुक से बिल्कुल सॉल्व करती हूँ। ये देखें, आपकी बुक की लाइन क्या कह रही है? Therefore the absolute PE of the body of mass m lying at the surface of the earth is given by g, mass of earth, mass of the body, radius of the earth और नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मैं पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे थे? एब्सोल्यूट पी ऑफ मास m लाइंग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एग्जैक्ट लाइन ऊपर भी लिखी हुई है, ये रही, आप मैच कर सकते हैं। मैं आपको 2 सेकंड्स दे रही हूँ, आप मैच कर लीजिए जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो, आंसर यहाँ पर ए है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती है। क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि यहाँ पर माइनस का निशान होना चाहिए था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस का निशान, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट पी, चल मैं आपको समझा देती हूँ। एब्सोल्यूट पी और ग्रेविटेशनल में फ़र्क है। इसमें फ़र्क क्या है? एब्सोल्यूट पी हम कहाँ से कंसिडर करते हैं? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द इंफिनिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कहाँ से कंसिडर करते हैं? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द पॉइंट, एक पॉइंट,
स्पेस में आप बाहर चले गए, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल होती है सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल वो अर्थ के सरफेस से, फॉर आप रॉकेट ले लें, सैटेलाइट को छोड़ें, रॉकेट अर्थ के सरफेस पर होता है और स्पेस में चला जाता है, स्पेस से बाहर नहीं जाता। स्पेस से बाहर का जो इलाका है उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। स्पेस में चला जाता है और एक पॉइंट पर घूमता रहता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यू होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या आता है, जब कोई चीज़ अर्थ के सेंटर से इन्फिनिटी पर चली जाए, यानी स्पेस से बाहर चली जाए। ऐसा बॉडी जो अर्थ के सेंटर से स्पेस से बाहर या इन्फिनिटी पॉइंट पर चला जाए, वहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के दो रेफरेंस पॉइंट है, एक सेंटर जहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और एक इन्फिनिटी जहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के दो रेफरेंस पॉइंट है, सरफेस जहाँ पर जीरो होती है और एक एट अ पॉइंट जहाँ पे जीरो होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जब अर्थ सरफेस पर आ जाएगी तो क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी पॉजिटिव होती चली जाएगी और इन दी एंड जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत सा क्लियर करवा दिया होगा। एब्सोल्यूट पी और ग्रेविटेशनल पी बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज, वही वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 67, अ बॉय स्टैंडिंग इन अ फ्री फॉलिंग लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल, देन बॉल विल, अच्छा इसको थोड़ी समझने की ज़रूरत है। अगर आप फ्री फॉल, आप ऐसा करना, जब आप ये वीडियो देख ले तो आप फ्री फॉल पर एक वीडियो देखना, आपको फिर बहुत क्लियर हो जाएगा। एक बॉय है, वो फ्री फॉलिंग लिफ्ट में खड़ा है और उसने बॉल ड्रॉप कर दी। अब मसला ये है कि वो बॉय और वो जो बॉल है उसकी एक्सेलरेशन सेम है। तो जब उसकी एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वो मूव ही नहीं कर रहा, तो रिमेन स्टेशनरी। वो जो बॉल गिरा है वो रिमेन स्टेशनरी होगा, लेकिन ये तब होगा जब फ्री फॉल हो, ठीक है। 68, द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। Stroke observed 69, stroke observed that an upward retarding force acts on a body falling is a liquid, it's given by, अच्छा ये सवाल आगे भी आया है, बस आपने इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये स्ट्रोक लो है जिसका फॉर्मूला बस आपने याद करना है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, अब ये रहा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप उसके यूनिट भी मालूम कर सकते हैं, जो कि क्या होंगे, न्यूटन अपॉन कूलम्ब, ठीक है। आपने क्या किया, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। 71, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 72, ई अपॉन एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये हर बुक में गिवन होता है, ठीक है। ये आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, और अगर आप निकाल सकते हैं ई, आप क्या रखोगे, आप चार्ज रखोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे, और आप इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप इजीली इसका जो वैल्यू है वो याद कर लो, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज जीरो, ये तो हर किसी को पता होता है कि वेक्टर का अपने ही वेक्टर से प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अ कार टेकिंग टर्न ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू, अच्छा इसका जो आंसर आपकी बुक में दिया गया है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन वो गलत है। किस लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस कार को हम टर्न कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर, यानी अब वो सर्कुलर पाथ लेगा। अब जब वो सर्कुलर पाथ लेगा तो सर्कुलर पाथ की फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो आपको सेंटर की तरफ ले जाए, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वो होता है जो आपको सेंटर से अवे लेकर जाए। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स को कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर सके। क्वेश्चन नंबर 75, 1 HP equals to 746 watt, where is two forces equal in magnitude, opposite in direction, not acting same line, constitute a couple। ये बहुत आम सी डेफिनेशन दी गई है। अगर आपने कपल को आप ऑब्वियसली आप याद करोगे अपने सेकेंड ईयर में तो आपको इजीली याद हो जाएगा। पॉइंट ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 77। अब आपसे सवाल किया है उन्होंने, पॉइंट ऑफ ज़ीरो एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड, यानी ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो नोड वो पॉइंट है जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है और एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है। एंटी नोड पर मैक्सिमम, नोड पर ज़ीरो होता है, यहाँ पे ज़ीरो होता है और यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। नोड इस जगह को कहते हैं, एंटी नोड इस जगह को कहते हैं। आंसर इज नोड। टू वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन गिव राइज टू, ये आपसे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बात करें। इसकी भी मैंने, आप पिछली वीडियोज़ मेरी देखिएगा, उसमें मैंने वेव्स को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। लेयर ऑफ सोप लुक्स कलर ड्यू टू ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 82, इफ लेंथ पेंडुलम बिकम्स 4 times, टाइम पीरियड विल बी। ये सवाल आपका बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ठीक है। 82 सवाल ये रहा, फॉर्मूला ये है लेंथ का और टाइम पीरियड के दरमियान ये रिलेशन बनता है टाइम पीरियड और लेंथ का। हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ लेंथ ऑफ पेंडुलम बिकम्स 4 times, 4 times लेंथ हमने 4 times कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, 4 times √4 को एक साइड पे किया और फॉर्मूला एक साइड पे कर दिया। ये हमें दोबारा टी दे रहा है। जब √4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो आपके ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है जब आपका लेंथ 4 times हो जाता है। Question number 83. A projectile is launched at an angle to the horizontal with initial velocity v in the absence of any air resistance. Which of the following statement is correct? अच्छा, इस सवाल को देखने से पहले मैंने प्रोजेक्टाइल मोशंस के बहुत से एस्पेक्ट्स लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो पता होंगे तो ये सवाल बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वो रीड करने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, दैट इज़ 2 dimensional मोशन। 2 dimensional मोशन है मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एयर रेजिस्टेंस इसमें हम निगलेक्ट करते हैं, होती है एयर रेजिस्टेंस लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। कांस्टेंट एसेलरेशन या नेट एसेलरेशन जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है जो कि जी होती है। आपका जो एसेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर जो आपका एसेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है और आपका जो वर्टिकल एक्सिस पर यानी वाई एक्सिस पर जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो नेगेटिव जी होता है। तो जब हम नेट एसेलरेशन निकालते हैं तो फॉर्मूला हमने लगाया, ए हॉरिजॉन्टल एसेलरेशन 0, वर्टिकल एसेलरेशन आपकी -g, उस पर जब हमने स्क्वायर लिया तो आपका नेट एसेलरेशन g निकल आता है। इस तरह ये आपका नेट एसेलरेशन पॉजिटिव g आता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, जब आपका हॉरिजॉन्टल एसेलरेशन 0 है तो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स अल्टीमेटली आपका 0 हो जाता है। आपकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वो यूनिफॉर्म होती है जो कि हम VFX इक्वल्स टू VIX एंड VI इक्वल्स टू cos थीटा। हर पॉइंट पर ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल एसेलरेशन है वो VI cos थीटा होगी हर पॉइंट पर, चाहे वो लैंडिंग हो, मैक्सिमम हाइट हो या प्रोजेक्शन पॉइंट हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप इसे वर्टिकल पर जो फोर्स होती है वर्टिकल एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। आप इसे ग्रेविटेशनल फोर्स का है या वो फोर्स का है जो वाई एक्सिस पर होती है वो नॉन ज़ीरो होती है। क्यों नॉन ज़ीरो होती है, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल एक्सिस पर वो वेरिएबल होती है और इसी वजह से आपका जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल एक्सिस पर वो आपका नेगेटिव जी होता है, ठीक है। ये सब आप पॉइंट कर लीजिए। आपने जो भी इसको आप सब नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ बहुत इजीली कर सकते हैं।
द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लाइट। आंसर ये रहा, ठीक है। 84 यूरेनियम 238 nucleus differ from a uranium 235 nucleus in that it contain 3 more। ये जो यूरेनियम है, ये वाला आइसोटोप, यूरेनियम का ये वाला आइसोटोप जिसमें आपका एटॉमिक मास 238 है, ये मुख्तलिफ है इस वाले आइसोटोप से जिसका एटॉमिक मास 235 है। रीज़न, क्योंकि इस वाले के पास 238 वाले के पास 3 मोर न्यूट्रॉन्स आ गए हैं। ये आप निकाल के देख सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे चेक करते हैं? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को माइनस करके। आप चेक कर लीजिएगा, आप खुद पता लग जाएगा कि किस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे ही चेक किए जाते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास देखकर। क्वेश्चन नंबर 85 मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम 120 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सोर्स एंड यूजेस 4 एम्पियर ऑफ करंट, व्हाट इज़ द पावर जनरेटेड बाय मोटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हर कोई पढ़ता है। आप इस फॉर्मूले से ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हैं। यार ये रही आपकी वोल्टेज और ये रहा आपका करंट। क्वेश्चन नंबर 86 द वेक्टर क्वांटिटी इन फॉलोइंग इज। अगर आपको इम्पल्स के यहाँ आपको इम्पल्स के बारे में मालूम भी नहीं है तो ये सवाल बहुत ईजी है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, हर काइंड ऑफ एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वो चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, किस तरह की भी एनर्जी हो। टेम्परेचर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो बचता आपके पास सिर्फ इम्पल्स है। ये इम्पल्स की फॉर्मूला, क्यों ये एक वर्टिकल क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें फोर्स आता है, ठीक है। चेंज इन इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 87 द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये जो ट्रिक है, 2 ट्रिक्स आपने याद करनी है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिक नंबर 1, ये वाला ट्रिक आप तब फॉलो करोगे जब आपके पास थीटा 45 डिग्री का हो। कितना डिग्री हो आपके पास? 45 डिग्री का हो। ये वाला जो ट्रिक है ये आप तब इस्तेमाल करोगे जब मैक्सिमम रेंज, आपको पता है ना मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है। मैक्सिमम रेंज का मतलब ही यही है कि डिग्री आपकी 45 है, ठीक है। तब ये वाला ट्रिक आप इस्तेमाल करोगे। लेकिन जब आपको आपकी डिग्री मालूम ना हो और रेंज मैक्सिमम रेंज ना दिया गया हो, जस्ट एक रेंज दिया गया हो, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जब थीटा अनइक्वल्स टू 45 डिग्री हो, यानी रेंज अगर जब मैक्सिमम ना हो तब ये ट्रिक, और जब रेंज मैक्सिमम हो तब आपके पास 45 डिग्री आएगी, ठीक है। अब सवाल इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि मैक्सिमम हाइट इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आपका मैक्सिमम रेंज आपके हाइट के 4 हाइट के बराबर है, तो मैक्सिमम जो हाइट होगी वो आप रेंज के 1/4 के बराबर होगी, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ये जो मैंने दिया है टेंजेंट इनवर्स 1 45 डिग्री के बराबर, टेंजेंट इनवर्स 4 76 डिग्री के बराबर, ये आपने याद करने। क्योंकि जब आपको ये याद होगा तो अगर आप सॉल्व भी कर लोगे तब भी आपके लिए बहुत ईजी होगा। अब हम निकाल कर भी देखते हैं। वो उन्होंने हमसे क्या कहा कि मैक्सिमम रेंज आपका, मैक्सिमम हाइट आपके रेंज के 4 के बराबर है, 1/4 रेंज के बराबर है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला रखा हमने, रेंज का फॉर्मूला रखा हमने। जो सेम चीज़ें हैं वो हम काट देंगे, ठीक है। साइन 2 थीटा आपको पता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे जो सेम चीज़ें उसकी कटिंग हो जाएगी, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, इसकी भी कटिंग हो जाएगी। बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपके टेंजेंट के बराबर आ जाएगा। और अब हमें थीटा निकालना है तो टेंजेंट यहाँ पे चला जाएगा जो कि टेंजेंट इन्वर्स बन जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि जो टेंजेंट इन्वर्स 1 है वो 45 डिग्री के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वांटिटीज़ लिखवाई हैं। अगर आपको ख़ुद से भी निकालना पड़े तो फिर आपको ये टेंजेंट इन्वर्स 1, टेंजेंट इन्वर्स 4 और टेंजेंट इन्वर्स 1/√3 का पता होना चाहिए।
Question number 88. Reaction in which the heavy nuclei split into two nuclei. Heavy nuclei split into two nuclei. Very easy. Fission. फ्यूजन में क्या होता है? इसका उलट, टू न्यूक्लियाई एक हैवी न्यूक्लियाई बन जाता है. क्वेश्चन नंबर 90. चूज द रिलेशन विच इज़ नॉट करेक्ट. ये आपके बुक में जो नीचे आप पीछे इनके आंसर कीज हैं उसमें गलत आंसर दिया गया है, वो जो कि डी है. नहीं, आपका आंसर बी है, वोल्ट. वोल्ट आपके बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के. तो यहाँ पे जो यूनिट बनेगा वो बनेगा जूल अपॉन कूलम्ब. और इन्होंने क्या दिया है? वोल्ट इक्वल्स टू कूलम्ब पर जूल. तो ये वाला जो वैल्यू है ये करेक्ट नहीं है.